टॉर्क ऑन डायपोल या एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल या बल आघूर्ण भी कहते हैं इसे। तो टॉर्क क्या होता है, जब अपन किसी डायपोल को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर अपन उसे डायपोल को रखते हैं, तो डायपोल क्या होता है, इसके पैरेलल आने के लिए उस पर एक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने के लिए डायपोल पे एक फोर्स लगता है, जिसके कारण डायपोल रोटेट होता है, घूमता है। तो उस रोटेशन को, जिसके कारण डायपोल रोटेट होता है, जो जिस फोर्स के कारण उसे बल आघूर्ण कहते हैं, यानी कि उसे ही टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क के अपन ने डेफिनेशन देख लिया। अब टॉर्क की मैथमेटिकल टर्म देखते हैं क्या होता है। दो चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, जो कि डायपोल में होता है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो माइनस चार्ज अपन को पता है, माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो माइनस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। और प्लस चार्ज पे अपन को पता है जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो प्लस वाले चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, माइनस वाले चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इन दोनों फोर्स के कारण ये क्या होता है, डायपोल रोटेट होता है यानी घूमता है, उसे अपन टॉर्क कहते हैं। अब अपन देखते हैं माइनस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होगी प्लस क्यू ई। अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इस साइड आ जाएगा, तो क्यू ई बराबर हो जाएगा फोर्स के। तो फोर्स F1 मान लिया अपन ने प्लस क्यू चार्ज के कारण, यानी इस पे जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होगी प्लस क्यू ई, और इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही। माइनस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसे अपन ने F2 मान लिया, और उसकी वैल्यू अपन ने मान ली क्यू ई माइनस का, और इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि ये माइनस चार्ज है और माइनस के अपन को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन। तो जब अपन को नेट फोर्स की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, दोनों फोर्स की वैल्यू को सम करेंगे। तो सम करेंगे तो अपन F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर करेंगे। तो F1 वेक्टर अपने पास है प्लस का क्यू ई वेक्टर, और F2 वेक्टर अपने पास माइनस का क्यू ई वेक्टर। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद अपन को आंसर मिलेगा 0, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू दोनों हो जाएगी कैंसिल आउट। नेट फोर्स मिलेगा अपन को 0। अब इस पे ये बताया गया है कि इस प्रकार सम विद्युत क्षेत्र में कुल बल का मान होता है 0, क्यों फोर्स नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, अपन ने देख लिया। द्विध्रुव की घूर्णन की दिशा बल आघूर्ण के कारण होती है। तो जो फोर्स लगता है, अब फोर्स प्लस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये घूम जाता है। तो फोर्स के कारण ही घूर्णन गति होती है इसकी। द्विध्रुव को सम विद्युत क्षेत्र के दोनों आवेशों पर लगने वाले बल युग के कारण ही दक्षिणवृत्त दिशा में घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब बल आघूर्ण के मैथमेटिकल टर्म देखते हैं क्या होते हैं। इसकी मैथमेटिकल टर्म होती है जो उन पे फोर्स लग रहा है, उन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड, यानी बल का परिमाण, इनटू दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी लंबवत दूरी, दोनों फोर्स के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कैसे निकाल लेंगे, तो फोर्स तो अपन को पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, परिमाण यानी परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो अपन को पता है क्यू ई होगा दोनों का ही, क्योंकि मैग्नीट्यूड में परिमाण में अपन साइन कंसिडर ही नहीं करते, तो प्लस का लो चाहे माइनस का, मैग्नीट्यूड होगा क्यू ई। और बीच की लंबवत दूरी क्या होती है अपन देखते हैं। इसके लिए अपन को डायग्राम पे जाना पड़ेगा। डायग्राम में अपन देखते हैं लंबवत दूरी। तो अपन ने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज को थोड़ा और पीछे की तरफ बढ़ा दिया, और प्लस चार्ज को भी अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इन दोनों चार्ज से। तो अपन को क्या मिली, यहाँ पर ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई अपन को, ये वाली डिस्टेंस। तो अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, तो अपन ने क्या किया, अब अपन को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, अपन ने इसको नाम दे दिया BC। ये अपन के पास ट्रायंगल हो गया ABC। अब अपन को इसमें BC लाइन की वैल्यू निकालनी है साइड की, तो अपन क्या निकालेंगे, ट्रायंगल्स लॉ से। तो अपन ने साइन थीटा ले लिया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपने पास BC होगा और हाइपोटेन्यूज अपने पास AC। तो इससे अपन वैल्यू निकाल लेंगे BC, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू अपन को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण, और लंब है वहाँ पे अपने पास BC, और कर्ण अपने पास है दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस, जो कि अपन को पता है 2a के बराबर होती है। तो
तो कर्ण की वैल्यू 2a हो गई, यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, BC की वैल्यू मिल जाएगी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही BC है। मैंने आपको बताया था कि दोनों को जब मैंने बढ़ाया, आगे पीछे की तरफ बढ़ाया -q चार्ज को और +q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मिल गई अपन को, जो कि BC थी। तो BC में अपन ने निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से। तो ये 2 sin थीटा इक्वल टू आ जाएगा BC/2a। 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC = 2a sin थीटा। अब BC की वैल्यू आ गई अपने पास। टॉर्क का फॉर्मूला था अपने पास QE × BC, तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे QE × 2a sin थीटा। अब अपन को पता है Q और 2a कब क्या होता है, मतलब P डायपोल के बराबर हो, डायपोल का फॉर्मूला होता है Q × 2a। तो अपन Q × 2a को डायपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये टॉर्क का नया फॉर्मूला आ गया अपने पास PE sin थीटा। P क्या है इसमें, डायपोल मोमेंट। तो अपन साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मतलब ही होता है टॉर्क इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। वेक्टर एडिशन में अपन ने पढ़ा है ना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा आता है। क्रॉस प्रोडक्ट हो बीच में, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कोस, तो अगर साइन थीटा है तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं अपन। और यूनिट, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। तो इस तरह अब ये डायपोल टॉर्क था। अब टॉर्क के अपन केसेस देखते हैं। तो केसेस में क्या होगा, पहला केस देखते हैं अपन, जब अपने पास एंगल थीटा यानी कि 0 डिग्री हो, तो साइन 0। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क हो जाएगा 0। अब अपन को एंगल जब 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। टॉर्क जब थीटा 180 डिग्री हो, तो 180 साइन 180 की वैल्यू होगी 0। तो इस तरह से अपन को टॉर्क की तीनों कंडीशन देख लिया अपन ने।